नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्लोबल क्रॉनिकल्स में। मैं आपका स्टोरी कास्टर पारितोष। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जो अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा डरावनी कहानियों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसने 40 साल तक लोगों के दिलों में दहशत भर दी और उनके घरों में डर भर दिया, और फिर एक छोटे से डीएनए के टुकड़े ने इस पूरी कहानी का राज खोल दिया। ये कहानी है द गोल्डन स्टेट किलर की। एक ऐसा इंसान जो 1970-1980s में कैलिफोर्निया के लोगों के लिए बन चुका था नाइटमेयर। जी हाँ दोस्तों, उसका असली नाम था जोसेफ जेम्स डे एंजेलो। उसको कई अलग अलग नामों से जाना गया, द विसेलिया रेंसेकर, ईस्ट एरिया रेपिस्ट, ओरिजिनल नाइट स्टॉकर, और अंत में उसका जाकर नाम पड़ा द गोल्डन स्टेट किलर। उस किलर का खौफ इतना ज़्यादा था कि लोगों को हर टाइम लगता था कि उन्हें कोई देख रहा है। खिड़की के पीछे एक छाया सी महसूस होती थी। रात को छोटी सी आवाज़ भी उनका खून जमा देती थी। कुछ सर्वाइवर्स का कहना है कि ऐसा लगता था कि हवा भी सांस लेना भूल गई है। ये सब शुरू हुआ 1974 में विसालिया, कैलिफोर्निया का एक छोटा सा शहर जहाँ पर लोग बहुत ही शांति से अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। वहाँ पर कुछ अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो गई। किसी के घर से कपड़े गायब हो गए, किसी के घर से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, और किसी के घर में छेड़छाड़ हुई मिली, मानो कोई किसी के घर में घुसकर सारी चीज़ें देख गया हो। शुरू में पुलिस ने समझा ये कोई छोटा मोटा चोर है, लेकिन जब 100 से ज़्यादा घरों में चोरियाँ हो गई तब उन्हें समझ आया कि ये कोई आम चोर नहीं है, ये था द विसेलिया रेंसेकर। एक बार जब पुलिस वालों ने उसको पकड़ना चाहा तो उसने पुलिस ऑफिसर पर गोली चला दी। पुलिस ऑफिसर तो बच गया, लेकिन उस दिन से ये केस बन गया एक अनसॉल्व मिस्ट्री। और ये तो अभी ट्रेलर था दोस्तों, आगे आने वाली है एक हॉरर स्टोरी। विक्टिम से पूछताछ करने के बाद एक अजीब बात सामने आई। उसकी सांस लेने की आवाज़ थोड़ी अलग थी, जैसे मास्क के अंदर कोई घुट के सांस ले रहा हो। I was wearing some type of a mask or a hood. I was wearing shorts. और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो डर का मजा ले रहा हो। 1976 में सैक्रामेंटो एरिया में नए क्राइम चालू हुए। एक मास्क पहना हुआ आदमी लोगों के घरों में घुसता, एक कपल्स को बांधता और उनके साथ ऐसे जुल्म करता जिनको बयां करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Break into a house with a gun, a house with a man and a woman. He would tie them up, tell the man, I'm going to put plates on your back. If I hear those plates move, I'm going to kill your wife and then kill you. Take the wife into another room and sexually assault her. वो हर बार पूरी प्लानिंग के साथ आता था। उसको पूरे घर का लेआउट पता होता था। वो पहले टेलीफोन लाइंस काटता, फिर खिड़की तोड़ता, और फिर घर में घुसकर बहुत ही धीमे आवाज़ में बोलता, डोंट मूव और आई विल किल यू। पुलिस ने उसको नाम दिया ईस्ट एरिया रेपिस्ट। वो लगभग 50 रेप्स के लिए जिम्मेदार था। सैक्रामेंटो के लोगों में इतनी ज़्यादा दहशत फैल गई थी कि उन्होंने अपने दरवाज़ों पर चेन लगाना स्टार्ट कर दिया, विंडोज़ पे बार आयरन लगवाने लगे, और कुछ लोग तो अपने कुत्तों के साथ सोने लग गए। एक सर्वाइवर क्रिस प्रेडेटी ने कहा, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया ताकि मैं उसको ज़िंदगी भर याद रख सकूं। लेकिन ये टेरर यहीं ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। टाइम के साथ साथ वो और ज़्यादा वायलेंट हो गया और उसको एक नया नाम दिया गया, ओरिजिनल नाइट स्टॉकर। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक कई विक्टिम्स के घरों में पहले से ही छेड़छाड़ की गई थी, जैसे उन्हें कोई रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहा हो, और ये रियलाइजेशन ही उनके लिए एक मौत से कम नहीं था। अब वो सिर्फ एक रेपिस्ट या एक चोर ही नहीं था, अब वो एक मर्डर बन चुका था। वेंटूरा, सेंटा बाबरा, ऑरेंज काउंटी, कैलिफोर्निया के हर कोने में मर्डर्ड कपल्स मिलते थे, और हर जगह सेम ही पैटर्न देखा गया, एक डक्ट टेप, टाइट नॉट्स और सेम टाइप के शू प्रिंट्स। वो पहले हस्बैंड को बांधता, वाइफ को असॉल्ट करता और फिर दोनों का मर्डर कर देता। एक मर्डर केस में तो ये भी सामने आया कि उसने मर्डर करने के बाद एक बेल बजाई, जैसे वो कह रहा हो कि मैं जीत गया। उस टाइम फोरेंसिक साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। डीएनए का कंसेप्ट था, लेकिन किसने सोचा था कि ये टेक्नोलॉजी एक दिन इस मर्डर मिस्ट्री का राज खोल देगी। कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स को लगता था कि जो किलर है वो उनके बीच में ही काम करता है, वो उनके बीच में ही रहता है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। और ये इंट्यूशन उनकी सच निकली और उसने सबको हिला कर रख दिया। 1986 के बाद ये अटैक्स अचानक से बंद हो गए, मानो किलर हवा में उड़ गया हो। कोई निशान नहीं, कोई क्लू नहीं, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। 1990 में फोरेंसिक लैब के अंदर उन्होंने सारे के सारे सबूत जो क्राइम सीन पर मिले थे उन्होंने प्रिजर्व करके अपने पास रख लिए, और उन्होंने कहा कि जैसे ही टेक्नोलॉजी आएगी हम इस मॉन्स्टर को ज़रूर पकड़ेंगे। फिर आया 2001। डीएनए एनालिसिस में पता चला कि ईस्ट एरिया रेपिस्ट और ओरिजिनल नाइट स्टॉकर एक ही आदमी है, लेकिन उसका नाम अभी भी एक रहस्य था। कैलिफोर्निया के लोगों में अभी भी दहशत बनी हुई थी।
मीडिया ने उसको एक नया नाम दिया, द गोल्डन स्टेट किलर। एक रिटायर्ड डिटेक्टिव ने बताया कि वो हमारे बीच ही रहता है पर हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, और अंत में जाकर ये बात बिल्कुल सही प्रूव हुई। जब डीएनए मैच आया, सारे इन्वेस्टिगेटर्स चुप हो गए। एक ऑफिसर ने कहा, इट फील्स लाइक वी आर स्टेयरिंग इनटू द फेस ऑफ द घोस्ट whom we were chasing our entire lives। जोसेफ डे एंजेलो का घर जो था वो सबर्ब्स में था। वहाँ अंदर पहुंचकर सबको एक ही चीज़ महसूस हुई, एक शांत और ठंडी हवा जिसके अंदर अभी भी क्राइम की कुछ यादें बह रही हैं। 2018 में केस एकदम से पलट गया, लेकिन इस बार कमाल पुलिस वालों ने नहीं, इस बार कमाल किया डीएनए जीनियोलॉजी ने। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टिगेटर्स ने पुराने डीएनए सैंपल्स निकाले और उनको उसने डीएनए डेटाबेस जीईडी मैच पर अपलोड कर दिया। वहाँ से कुछ डिस्टेंट रिलेटिव्स के नाम सामने आए और उससे फिर बनाया गया एक फैमिली ट्री जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ रिलेटिव्स, उनके बहुत सारे क्रॉस चेक्स हुए। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक नाम सामने आया, जोसेफ डे एंजेलो, एक 72 ईयर्स का रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। D'Angelo had been a police officer during the early years of the crimes, serving in Exeter from 1973 to 1976. सोचिए दोस्तों, एक आदमी जो पुलिस में था, जिसका काम था क्रिमिनल्स को पकड़ना, आज वो खुद एक सीरियल किलर था। पुलिस ने उसके ट्रैश में से डीएनए के सैंपल्स निकाले और लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे और रिजल्ट आया 100% मैच। 40 साल से पुलिस जिस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वो फाइनली अब पुलिस की गिरफ्त में था। कोर्ट में जब उसका फेस सामने आया तो वो बिल्कुल चुप था, बिल्कुल एक पत्थर के जैसे। ना उसके चेहरे पर शर्म थी, ना उसके चेहरे पर था पछतावा। वहाँ पर बैठे सर्वाइवर्स ने ये भी बताया कि वो उनको कोर्ट में भी ऐसे देख रहा था जैसे कंट्रोल अभी भी उसी के हाथ में है। डे एंजेलो पर 13 मर्डर और 50 रेप केसेस के चार्जेस लगाए गए। 18 murders, 50 assaults. और उसने कोर्ट में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया ताकि उसको डेथ पेनल्टी ना मिले। I've listened all your statements, each one of them, and I'm truly sorry to everyone I've hurt. 2020 में उससे 13 लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल दी गई। अब वो ज़िंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल सकता था। कोर्ट रूम में उस वक्त विक्टिम और उनके परिवार वाले मौजूद थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग चुप बैठे थे और कुछ लोग उसे घूर रहे थे जिसने उनका पूरा परिवार तबाह कर दिया था। उनमें से एक सर्वाइवर ने कहा, यू थॉट यू ब्रोक अस बट वी आर अलाइव एंड यू आर इन चेन्स। वो पल सिर्फ एक जजमेंट नहीं था दोस्तों, वो था एक क्लोजर, एक 40 साल पुरानी कहानी जो अब सॉल्व हो गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर डीएनए टेक्नोलॉजी थोड़े और टाइम बाद आती तो शायद ये केस एक मिस्ट्री ही रह जाता। डे एंजेलो के बेसमेंट में कई पुरानी चीज़ें मिली जिसके अंदर शू लेसेस, ग्लव्स और पुरानी टॉर्च जैसी चीज़ें थीं जो कि उससे क्राइम से रिलेटेड थी। आज द गोल्डन स्टेट किलर का केस जो है वो फॉरेंसिक हिस्ट्री में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाता है। ये दुनिया को दिखाता है कि अगर टेक्नोलॉजी और उम्मीद साथ में हो तो आपको न्याय ज़रूर मिलता है। इस केस के बाद डीएनए जीनियोलॉजी क्रांति का एक नया तरीका बन गया। इसकी मदद से बहुत से पुराने कोल्ड केसेस सुलझाए गए। लेकिन इसी के साथ खड़ा हुआ एक सवाल, प्रिवेसी और एथिक्स का। क्या हम बिना जाने अपना डेटा अपलोड करें, सारी जानकारी पुलिस को दे रहे हैं? आज भी ये सवाल दुनिया पूछती है। दोस्तों, ये थी कहानी द गोल्डन स्टेट किलर की, एक इंसानी दरिंदा जिसको टेक्नोलॉजी ने बेनकाब कर दिया, और एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो इंसानी हिम्मत और डिटर्मिनेशन का सबूत बन गई। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, डीएनए की एक छोटी सी रोशनी सब कुछ बदल सकती है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपका स्टोरी कास्टर पारितोष और आप देख रहे हैं ग्लोबल क्रॉनिकल्स। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई और चिलिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।